हेलो एवरीवन। दोस्तों, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में हम कंप्लीट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको मोंटेग्यू चैम्प्स ऑफ रिफॉर्म्स भी बोलते हैं दोस्तों। और दोस्तों, इसके आगे की हिस्ट्री, ठीक है, आपका रोलेट सत्याग्रह, खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और आपका दोस्तों स्वराज्य पार्टी का बनना, ठीक है। और इसी के अंदर हम जलियांवाला मैसेकर भी पढ़ लेंगे, ठीक है। और आपको पता होगा दोस्तों कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री टाइमलाइन के साथ सब कुछ कवर करा रहा हूँ और इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं छोड़ रहा, चाहे वो आपका एग्जाम हो प्रीलिम्स का, चाहे वो एग्जाम आपका मेंस का, ठीक है। जो भी आएगा ना इस सीरीज से आने वाला है, इससे बाहर नहीं आने वाला दोस्तों, क्योंकि मैं इसके अंदर कुछ नहीं छोड़ रहा आपको जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स का हो चाहे वो मेंस का हो। और इसी के अंदर दोस्तों मैं आपको माइंड मैप भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और दोस्तों टाइप नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। जो मुझे प्रोवाइड करना चाहिए आपको हैंड रिटन नोट्स के अंदर, ठीक है, रिवीजन के लिए, वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। माइंड मैप आपको मैं एक्टिव रिकॉल के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ। टाइप नोट्स में इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ कि ताकि कुछ चीज छूटे ना, ठीक है। कोई भी चीजें जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कोई भी टॉपिक वो छूटे ना, इसलिए मैं आपको टाइप नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट किया था आपका गांधी जी, ठीक है, मतलब गांधी जी का इंडिया के अंदर वापस आना, गांधी जी का काम साउथ अफ्रीका के अंदर, ठीक है। लंदन से वो वकालत की पढ़ाई करके आते हैं, बैरिस्टर बनकर आते हैं, ठीक है। गांधी जी का स्ट्रगल इनिशियल फेज के अंदर, और फिर उनके 3 सक्सेसफुल मूवमेंट इंडिया में आते के साथ ही चंपारण, खेड़ा और आपका अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक है। ये सब हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया था। अब एक बात और दोस्तों, मोंटेग्यू चैम्प्स ऑफ रिफॉर्म पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि भाई मोंटेग्यू ने डिक्लेरेशन दिया था, जिसको हम कहते हैं अगस्त डिक्लेरेशन 1917, ठीक है। इसके अंदर उसने उसने बोला था कि भाई हमारा जो लॉन्ग टर्म गोल है, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो लॉन्ग टर्म गोल है, ठीक है, इंडिया के अंदर, वो है सेल्फ गवर्नमेंट प्रोवाइड करना इंडियंस को, ठीक है। अब इसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है, ठीक है। और एक बात और दोस्तों, इससे पहले हमने लखनऊ पैक्ट पढ़ा था, ठीक है, 1916। अब लखनऊ पैक्ट के अंदर 3 जने एक साथ आते हैं, कौन कौन? एक तो देखो आपका मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट साथ आ जाते हैं, ठीक है, जो सूरत स्प्लिट हुआ था 1907 में, ठीक है। यहाँ पर आके इनकी दोस्ती हो जाती है वापस से। और दोस्तों यहाँ पर मुस्लिम लीग भी साथ आ जाता है, ठीक है। तो आईएनसी की जो लखनऊ पैक्ट होती है 1916 के अंदर, इसके अंदर 3 जो मेन रोल हैं वो एक साथ आ जाते हैं, ठीक है, मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट और मुस्लिम लीग। फिर इनकी जो है पैक्ट जो बनता है, इस पैक्ट के अंदर वो क्या डिमांड उठाते हैं कि ये हमारा गोल होगा, जो मैंने यहाँ पर आपको समझाया था, पढ़ाया था, ये हमारा गोल होगा, ठीक है। अब इसी लखनऊ पैक्ट को देखकर और जो मोंटेग्यू का डिक्लेरेशन आया था 1917 में, इसी को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 आता है, ठीक है। अब इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 को मैं आपको समझाने वाला हूँ पूरा डीप के अंदर, ठीक है। डीप में मतलब जितनी चीज़ें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है सब समझाऊंगा, और एग्जाम के लिए जो भी रिलेवेंट है ना, सब आप यहाँ पर समझ जाओगे और आपको कुछ नहीं छूटने वाला दोस्तों, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में पूरा आपको याद करा दूंगा। और देखो दोस्तों, ये सिर्फ आपका मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक थोड़ी ना है, इसमें ये तो पॉलिटिक्स से भी क्वेश्चन आए थे इसके अंदर, ठीक है। तो आपको दोनों ही सब्जेक्ट में ये जो एक्ट है आपकी हेल्प करेगा। अच्छा दोस्तों, एक बात और देखो, हम अपनी मॉडर्न हिस्ट्री को टाइमलाइन के साथ कवर कर रहे हैं, और ये मॉडर्न हिस्ट्री भी अब कंप्लीट होने वाली है हमारी, ठीक है। ये सीरीज भी कंप्लीट होने वाली है। एक और सीरीज है हमारी, ठीक है, वो है आपकी पॉलिटी लक्ष्मीकांत की, जिसके अंदर मैंने आपको इजी ट्रिक्स के साथ पूरी लक्ष्मीकांत याद करवाई है दोस्तों, ठीक है, याद करवाई है, और क्लैरिटिव कंसेप्ट के साथ। तो ये मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज तो जरूर देखना, इसकी प्ले लिस्ट बनी पड़ी है, ठीक है। आप प्ले लिस्ट चैप्टर वाइज पूरी एम लक्ष्मीकांत कंप्लीट कर सकते हो। और एक बात और दोस्तों, ठीक है, पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। और हमारी ना पीवाईक्यू सीरीज भी स्टार्ट हो गई है, ठीक है, पावर ऑफ पीवाईक्यू की, जिसके अंदर मैं आपको ना लास्ट 30 ईयर्स की पीवाईक्यू करवा रहा हूँ, जिसमें आपको यूपीएससी के क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इसके अंदर और भी आपको अदर स्टेट एग्जाम के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, सीएपीएफ के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, सीडीएस के भी मिलेंगे। और ये सारे जितने भी आपके एग्जाम्स हैं, इन सभी के लास्ट 30 ईयर से क्वेश्चन करवा रहा हूँ इस सीरीज के अंदर। और मैं इसमें 4-5 वीडियो डाल भी चुका हूँ आपका, ठीक है। तो इस सीरीज को भी देखना, जिसके अंदर पूरी मैंने आपको लास्ट 30 ईयर्स के पीवाईक्यू सॉल्व करवाने हैं, जिसके अंदर मैं आपको लॉजिकल ट्रिक्स, ठीक है, एक्टिव रिकॉल से पूरे रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। तो मैं पूरा रिवीजन भी करवा रहा हूँ, ठीक है, लॉजिकल ट्रिक्स भी बता रहा हूँ। और देखो दोस्तों, मैं ना आपको ये बता रहा हूँ कि क्या थीम कैसे प्रिपेयर करनी है, ठीक है। एक तरीके से आपको मेंटरशिप इसी सीरीज के अंदर मिल जा रही है। और अगर आपने ये पीवाईक्यू सीरीज कर ली तो आपका प्रीलिम्स आराम से क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलो, तो ये अनाउंसमेंट देना था आपको मेरे को, ठीक है। तो इस सीरीज को जरूर फॉलो करना, ठीक है। जैसे आप अब मेरी लक्ष्मीकांत और मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज को फॉलो करते हो, ऐसे ही पीवाईक्यू सीरीज को भी फॉलो करना दोस्तों।
दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को ना आप इसके जो प्रोविजंस है इस तरीके से याद कर सकते हो कि इसमें जो भी चीज करा गया वो दो दो करा गया, ठीक है, टू टू करा गया। जैसे कि देखो 1919 एक्ट है तो इसको भी दो में हिस्से कर सकते हो आप 1919 को। तो ये बात करेगा डिमार्केशन की, डिवीजन की, ठीक है, डायर की, ठीक है, बाय कैम्परिज्म की। जैसे सब्जेक्ट्स हो गए सेंट्रल और प्रोविंशियल के अलग अलग, बजट हो गया सेंट्रल का अलग और प्रोविंशियल का अलग, प्रोविंस में डायर की ला दी गई, ठीक है, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स और रिजर्व सब्जेक्ट्स, ठीक है, बाय कैमरलाइजेशन मिलेगा आपको, अपर एंड लोअर हाउस मिलेंगे आप, ठीक है, और डायरेक्ट इलेक्शन होगा सेंटर में, ठीक है। 3/6 मेंबर्स जो है ना वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर वो अब होंगे इंडियंस अदर देन कमांडर इन चीफ, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। अब देखो इसके अंदर आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि इसके अंदर इसी एक्ट के अंदर जो है एक प्रोविजन डाला गया कि अपॉइंटमेंट करा जाएगा स्टेचुटरी कमीशन का टू रिव्यू 1919 एक्ट। अब ये स्टेचुटरी कमीशन आता है, आपको पता है, साइमन कमीशन, ठीक है। अब उसे आप यहाँ पर रखना सोप से कि भैया एक नया ऑफिस बनाया गया हाई कमिश्नर का फॉर इंडिया, ठीक है। अब हाई कमिश्नर कौन होते हैं ये आपको पता होगा, ये डिप्लोमेट होते हैं, है ना। जैसे जहां पर भी ब्रिटेन का शासन रहा है, ठीक है, ब्रिटेन की जो भी कॉलोनी रही है ना, वहां आपको दिखेंगे इंडियन हाई कमिश्नर दिखेंगे आपको। जैसे पाकिस्तान में, बांग्लादेश में आपको इंडियन हाई कमिश्नर देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान वैसे इंडिया का ही पार्ट था, बांग्लादेश भी इंडिया का ही पार्ट था, ठीक है। तो जो भी ब्रिटिश की कॉलोनी रही है, जैसे साउथ अफ्रीका रही है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको हाई कमिश्नर मिलेंगे, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पर क्या रखना है कि भैया एडल्ट फ्रेंचाइज ला दी गई, ठीक है, बेस्ड ऑन पेट। अभी पेट क्या था, तो जिसके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी होगी, एजुकेशन होगा, टैक्स होगा, उनको वोटिंग राइट दिया गया, ठीक है। वुमेन्स को भी वोटिंग राइट दिए गए, मैं बताऊंगा कहाँ दिए गए, प्रोविंस में दिए गए, ठीक है। अभी उसका रीजन बताऊंगा क्या कंडीशन पे दिया गया। अब पीछे यहाँ पर क्या है, प्रोवाइड किया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। अब एक बात और देखो, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था 1909 के एक्ट के अंदर मुस्लिम्स को, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था मुस्लिम्स को 1909 के एक्ट के अंदर। लेकिन 1919 के एक्ट के अंदर यहाँ पर क्रिश्चियंस को भी दे दिया गया, एंग्लो इंडियंस को भी दे दिया गया, सिख्स को भी दे दिया गया और यूरोपियंस को भी दे दिया गया। और इसको आप याद सकते हो केस से, केस माने मनी, CASE, केस से, ठीक है। तो क्रिश्चियंस को दे दिया गया, एंग्लो इंडियंस को, सिख्स को और यूरोपियंस को, ठीक है। अब तो सेपरेट इलेक्टोरेट का जो इवोल्यूशन हुआ आपको देखने को मिलेगा कि 1909 के एक्ट के अंदर मुस्लिम्स को दिया गया, 1919 के एक्ट के अंदर आपको केस को भी दे दिया गया। लेकिन फर्दर आपको एक्सटेंड मिलेगा 1935 के एक्ट के अंदर, जिसमें WLS को भी दे दिया गया, वुमेन लेबर्स और शेड्यूल कास्ट को भी दे दिया गया, ठीक है। और ये जो स्टेचुटरी कमीशन आता है वो आता है आपका 1927 में साइमन कमीशन के नाम से, ठीक है। ये सब अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है, डोंट वरी। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, अभी आपको मैंने याद कराया है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ याद आया, ठीक है। चलो, तो मैंने इसके अंदर ये बताया था आपको कि भैया जो 1919 का एक्ट है इसको हम मोंटेगू चेस्टरटन रिफॉर्म भी बोल सकते हैं। अब ये ऐसा क्यों कहते हैं आपको पता होगा, इनमें से एक वायसराय है, ठीक है, और एक इसमें से क्या है, कौन है आपका, क्या कहते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ठीक है, जो कि आपका इंग्लैंड में रहेगा, और इंग्लैंड का जो पार्लियामेंट है उसमें से एक MP होता है, वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो बनता है इंडिया का, ठीक है। ये मैं आपको बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर एक चीज और देखो दोस्तों, इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था कि भैया आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो इंडिया में रहता नहीं है, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो इंडिया में रहता नहीं है, और इसकी जो आप सैलरी प्रोवाइड कर रहे हो वो इंडियन इंडियन बजट से दे रहे हो, ठीक है, इंडिया का पैसा दे रहे हो आप इसको, ठीक है, इंडियन मनी से आप इनका एक्सचेकर बोल सकते हो कि भैया इंडिया का जो एक्सचेकर है उससे आप इनकी जो सैलरी दे रहे हो, ठीक है। ये तो गलत है, ये तो इंग्लैंड में रह रहे हैं, इंडिया में तो रहते भी नहीं है। तो ये डिमांड उठी, तो जिसकी वजह से इन्होंने डाला कि भाई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो सैलरी है, ठीक है, अब वो ब्रिटिश एक्सचेकर के द्वारा ही पे करी जाएगी। सेकंड दोस्तों, हाई कमिश्नर ऑफिस बनाया गया, ये मैंने आपको भी बताया था, ठीक है, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया बनाया गया गवर्नमेंट ऑफ, लेकिन इसकी जो सैलरी होगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही पे करेगी, ठीक है, मतलब जो भी ब्रिटिश की जो गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर वो पे करेगी, ठीक है, मतलब इंडियन एक्सचेकर से इसकी सैलरी पे करके जाएगी। अब हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया होता कौन है, तो एक जगह डिप्लोमेट होता है, मैंने बताया था ना, तो ये इंडियन डिप्लोमेट है, ठीक है। चलो, और मैंने बताया था कि पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया, ठीक है, तो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया इस वाले एक्ट के तहत। अब एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर 4/8 मेंबर जो होंगे वो इंडियंस होंगे, और ये नॉमिनेट होंगे किसके द्वारा, वायसराय के द्वारा। फेडरल लेजिस्लेचर के अंदर बाइकैमरलिज्म डाला गया, ठीक है, CLA और काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो फेडरल लेजिस्लेचर के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसका टर्म 3 ईयर्स का होगा, इसके अंदर 145 मेंबर्स होंगे, ठीक है।
सेकंड आपको काउंसिल ऑफ स्टेट देखने को मिलेगी, ठीक है, जिसके अंदर 60 मेंबर्स होंगे और इसका जो टर्म होगा 5 ईयर्स का होगा और इसके अंदर सारे के सारे मैन होंगे, ठीक है, ओनली मैन, ठीक है। अब इसके अंदर इलेक्टेड होंगे 34, नॉमिनेटेड होंगे 26 और इसके अंदर 105 इलेक्टेड होंगे, नॉमिनेटेड होंगे 41 और इसके अंदर देखोगे कि 9 लाख एलिजिबल थे वोटिंग के लिए सीएलए के अंदर और इसके अंदर 17,000 एलिजिबल थे वोटिंग के लिए, ठीक है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के अंदर। चलो अब एक चीज और दोस्तों, मैंने आपको बताया था सेपरेट इलेक्टोरेट बढ़ा दिया गया, 6 इंडियंस, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और मुस्लिम्स को दे दिया गया, ठीक है। सब्जेक्ट्स की डिवाइड करेंगे, सेंट्रल सब्जेक्ट्स और प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। अब प्रोविंस के अंदर जैसे सब्जेक्ट डिवाइड करेंगे तो प्रोविंस के अंदर उन्होंने डायर किया है, ठीक है, डायर किया मतलब कि ट्रांसफर सब्जेक्ट्स होंगे और रिजर्व सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। अब ये ट्रांसफर में क्या होगा, तो ट्रांसफर के अंदर होगा पॉपुलर मिनिस्टर, ठीक है, अभी मैं आपको समझाऊंगा आगे, ठीक है। तो ट्रांसफर के अंदर होगा पॉपुलर मिनिस्टर। अब ये ट्रांसफर हो गया, दैट मीन्स कि ट्रांसफर कर गई, ठीक है, ब्रिटिश से पावर ट्रांसफर कर गई इंडियन मिनिस्टर्स को, ठीक है, तो ट्रांसफर करा गया, जैसे कि एग्रीकल्चर दे दिया गया, ठीक है, इंडस्ट्री दे दिया गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, हेल्थ, पब्लिक वर्क्स, एजुकेशन एंड फेमाइन रिलीफ, ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। अब मैं याद करेगा तय कराता हूँ। रिजर्व सब्जेक्ट, अब रिजर्व के अंदर वो रखेंगे ना, ये वो जो सरकार देना नहीं चाहती इंडियंस को, ठीक है, तो जो मेन पावर है, जो जिससे मेन फंक्शन है, जिससे जिससे रेवेन्यू आएगा, पावर आएगी, ठीक है, वो ये अपने पास रखेंगे, ठीक है, मेन में सब्जेक्ट, जैसे आपका लैंड रेवेन्यू हो गया, इरिगेशन हो गया, फैक्ट्री हो गई, माइंस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, जेल हो गया, पुलिस हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, मेन चीज तो नहीं है के पास है, ठीक है। अब एक चीज और याद कैसे कर सकते हो, देखो एग्रीकल्चर इन्हें दे दिया गया, जब एग्रीकल्चर इनको दे दिया गया तो लैंड रेवेन्यू इन्हें दे दिया गया, भाई लैंड रेवेन्यू इनको दिया जाए, ठीक है। अब एग्रीकल्चर में क्या कहते हैं, बस क्या कहते हैं, धान बोएंगे क्या, ये सब लैंड रेवेन्यू नहीं दिया गया। इंडस्ट्री इनको दे दिया गया, अब इंडस्ट्री का डेवलपमेंट कैसे करे भाई, जब फैक्ट्री, ठीक है, इरिगेशन, माइंस, इलेक्ट्रिसिटी सब इनके पास है, ठीक है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दे दिया गया, अबे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दे दिया गया, तुम्हें वाटर सप्लाई दे रखी है तुमने रिजर्व के अंदर, ठीक है, तो ये सेल्फ गवर्नमेंट कैसे होगी लोकल में, ठीक है। हेल्थ दे दिया गया कि भाई तुम पब्लिक का ध्यान रखोगे, ये सब करोगे, अरे जब बनी नहीं है इनके पास, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास है, पुलिस आपके पास है, लैंड रेवेन्यू आपके पास है, ठीक है। फेमाइन रिलीफ कैसे दे भाई, पैसा ही नहीं है, हैं? कैसे दे, चलो, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अब मैंने अभी आपको बताया था कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के अंदर डायर की लाई गई, ठीक, ठीक है, रिजर्व और ट्रांसफर। अब इसके अंदर एक प्रोविजन और डाला गया कि अगर प्रोविंस आती है, ठीक है, तो वो वुमेन्स को राइट्स दे सकती है, वोटिंग राइट्स, ठीक है, तो वोटिंग राइट्स वुमेन्स को मिल सकता है, मैंने बताया था ना वुमेन्स को भी दे दिया गया। तो अगर 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 प्रोविंस चाहती है तब होगा ये, ठीक है, तो ग्रांट दे दिया जाएगा वोटिंग राइट्स टू वुमेन। और ये देखने को मिलेगा आपको 1990 के अंदर मद्रास के अंदर वुमेन्स को वोटिंग राइट्स दिए गए, ठीक है। और एक बात और, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के अंदर 70% जो है कौन होंगे, इलेक्टेड होंगे मेंबर्स, ठीक है, 70% इलेक्टेड होंगे। अब इसका अंदर मुझे आपको एक चीज और समझानी है, देखो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कौन सबसे ऊपर, क्राउन, क्राउन देखने को मिलेगा सबसे पहले, ठीक है, फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट देखने को मिलेगा, ठीक है, क्राउन के नीचे ब्रिटिश पार्लियामेंट काम कर रही है, ठीक है, उसके नीचे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और उसकी 15 मेंबर्स की इंडिया काउंसिल, फिर उसके नीचे मिलेगा आपको हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया, डिप्लोमेट इंडिया का, फिर आपको वायसराय और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल देखने को मिलेगी, ठीक है, और इसके अंदर आपको काउंसिल ऑफ स्टेट और सीएलए भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, इसके नीचे काउंसिल ऑफ स्टेट और सीएलए। अब देखो दोस्तों, अगर आपको ये समझना है वाइसरॉय प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल और काउंसिल ऑफ स्टेट और सीएलए, तो जस्ट लाइक ए पार्लियामेंट प्लस प्रेसिडेंट है हमारा जो इंडिया सिस्टम इस समय, ठीक है, इसको हम इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली बोलेंगे इसको, ठीक है। तो इसको आप समझ सकते हो कि पार्लियामेंट हो गया, पार्लियामेंट क्या होता है, राज्यसभा और लोकसभा प्लस प्रेसिडेंट, ठीक है, ये हमारा पार्लियामेंट बनता है। तो ऐसी इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी वाइसराय और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल और काउंसिल ऑफ स्टेट और सीएलए से। और फिर दोस्तों प्रोविंस के अंदर फर्दर डिवाइड करा गया नीचे, ठीक है, तो इसके नीचे प्रोविंसेस के अंदर होंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है, जो अपॉइंट करेगा वाइसराय, जो इंडिया के अंदर वाइसराय है, ठीक है, प्रोविंस के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर, इसको जो अपॉइंट करेगा वाइसराय को, वाइसराय अपॉइंट करेगा। ऐसी होगी प्रेसिडेंसीज, प्रेसिडेंसीज के अंदर होगा गवर्नर, ठीक है, जैसे कि आपका होता है बॉम्बे, मद्रास, बंगाल, ठीक है, ये सब प्रेसिडेंसीज थी। तो इसके अंदर जो गवर्नर अपॉइंट होगा ये अपॉइंट करेगा क्राउन, ध्यान रखना क्राउन करेगा अपॉइंट, ठीक है, लंदन से। और इसके अंदर ये प्रोविंसेस होंगे, इसके अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसको अपॉइंट करेगा वाइसराय, ठीक है। तो ये आपको मुझे समझाना था दोस्तों, ठीक है। और अभी देखो अब टाइप नोट्स के ऊपर आते हैं, जो चीज छोटी आती है वो टाइप नोट्स के अंदर होंगी, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मैं आपको ना माइंड मैप के थ्रू
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 समझा देता हूँ। तो अभी हम बात कर रहे थे कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर डायरकी इंट्रोड्यूस हो जाती है। अब डायरकी का मतलब ये था कि रिजर्व सब्जेक्ट्स होंगे और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स होंगे। तो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, ठीक है, इसके अंदर ब्रिटिश ऑफिसर्स होते हैं, उनके पास रिजर्व सब्जेक्ट आ गए। अब रिजर्व के अंदर पता है ना वो क्या क्या रखेंगे, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे फिनांस, लॉ एंड ऑर्डर, जस्टिस, कम्युनिकेशन। अब इंडियन मिनिस्टर्स को क्या दे देंगे, ट्रांसफर सब्जेक्ट दे देंगे। हम बोल रहे थे ना कि सेल्फ गवर्नमेंट देंगे, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देंगे। मंटेग्यू का अगस्त में डिक्लेरेशन आया था। दे कुछ भी नहीं है, ट्रांसफर्ड में ये ऐसे सब्जेक्ट दे देते हैं जो कोई काम के नहीं है इतने, ठीक है। जैसे कि मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम जो जो सोशल वेलफेयर के लिए होता है ना, ट्रांसफर सब्जेक्ट के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। लेकिन क्या बिना मनी के, बिना बजट के ये सब पॉसिबल है? ठीक है। तो इंडियन मिनिस्टर जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते थे, उनको ट्रांसफर सब्जेक्ट दे दिया है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर। लेकिन दोस्तों भैया फिनांस का काम किसका है? रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर है। तो भैया मनी तो उनको यहाँ से मिलना है, मनी जब मिलेगा नहीं तो ये सब काम होंगे ही नहीं, ठीक है। तो जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं ना, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, नॉट रिस्पॉन्सिबल किसके? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के, जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। रिस्पॉन्सिबल इसके कौन होंगे? तो ये होंगे इंडियन मिनिस्टर, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब मैंने आपको बताया था कि जो प्रेसिडेंसीज होती हैं, प्रेसिडेंसी के अंदर होता है गवर्नर, और जो प्रोविंसेस होते हैं उनके अंदर होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये आपको ध्यान रखना है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में आ जाओ। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको कौन मिलेगा? वाइसरॉय मिलेगी, और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल मिलेगी जो 15 मेंबर्स की थी, ठीक है। ठीक है, तो कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं है, ठीक है। नो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, ठीक है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप आपने सारे सब्जेक्ट रख लिए अपने पास, ठीक है। ट्रांसफर्ड वाले में आपने कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दिए नहीं, ठीक है, इंडियंस को, ठीक है। बाई कैमरा लेजिस्लेचर इंट्रोड्यूस कर दिया गया फर्स्ट टाइम इन इंडिया, ध्यान रखना। काउंसिल ऑफ स्टेट के अंदर 60 मेंबर्स होंगे, मैंने पढ़ा दिया, 5 ईयर का टर्म होता था इनका। लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 145 मेंबर्स और इनका 3 ईयर का टर्म होता था। ओवरराइडिंग पावर दी वाइसरॉय की, दैट मीन्स कि वो वीटो कर सकता था, ठीक है। सर्टिफिकेशन ऑफ बिल जैसे प्रेसिडेंट करता था, ऐसे ही वाइसरॉय करेगा यहाँ पर, ठीक है। अब बैकग्राउंड कंटेक्स्ट देखो तो क्यों आया था, तो अगस्त में डिक्लेरेशन आया था 1917 में मोंटेग्यू का, ठीक है। ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन बनाएंगे। मोंटेग्यू की चेयरमैन रिपोर्ट 1918 बेसिस फॉर द एक्ट, ठीक है। वो यस, वर्ल्ड वॉर वन भी तो हुई थी। वर्ल्ड वॉर वन का जो सिनेरियो था कि भैया इंडियन गाना हमें कोऑपरेशन चाहिए, तभी जाके हम वर्ल्ड के अंदर इंडियन आर्मीज का यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तभी आगे हम आगे और भी मतलब वो लड़ पाएंगे, ठीक है। तो एडिशनल फीचर्स देखने को जो आपको मिलेंगे इसके अंदर, एक्ट के अंदर, वो मिलेगी लिमिटेड फ्रेंचाइज, जो मैंने बताया था पैट पे, ठीक है। पैट मतलब प्रॉपर्टी, ठीक है, टैक्स और एजुकेशन के बेस पे जो है आपको क्या कहते हैं वोटिंग राइट्स मिलेगी। तो ओनली 3% जो पॉपुलेशन थी वो वोट कर सकती थी इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सेपरेशन ऑफ सब्जेक्ट्स मिलेंगे सेंट्रल और प्रोविंशियल लिस्ट में। इंडियन काउंसिल रिफॉर्म्स होते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है मैंने बताया था आपको दोस्तों, वो पेड ऑफ होगा फ्रॉम ब्रिटिश ट्रेजरी, ठीक है। हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया जो है बनाया गया, अपॉइंट करा गया, ठीक है। और ये काम क्या होगा इसका, तो ये ट्रेड रिलेशन देखेगा बाकी कंट्रीज के साथ, ठीक है। सिग्निफिकेंट एंड इम्पैक्ट देखो दोस्तों, तो फर्स्ट स्टेप टुवर्ड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है डिसेंट्रलाइजर प्रोसेस फ्रॉम सेंटर टू प्रोविंसेस। इंट्रोड्यूस करता है कंसेप्ट ऑफ पॉपुलर कंट्रोल इन प्रोविंसेस, ठीक है। ये जो डायरेक्ट सिस्टम था ये फ्लोट होता है, ठीक है। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रिक्शन मिल जाता है, और ये बाद में हटा भी देते हैं प्रोविंस से, ठीक है। 1935 के एक्ट में आपको पता है प्रोविंस से डायरेक्ट हटाए थे और सेंटर में ले आते हैं। कांग्रेस रिजेक्टेड एज इनएडिक्वेट एंड डिसअपॉइंटिंग, ठीक है, बिल्कुल। कांग्रेस जो आईएनसी थी वो इनएडिक्वेट रिप्रेजेंट होती है इसके अंदर इस इलेक्ट से, और डिसअपॉइंटेड होते हैं वो, उनको लगता है उनको कुछ सेल्फ गवर्नमेंट मिलेगा, कुछ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिलेगी, मिलता नहीं है कुछ भी। और यही कैटलिस्ट बनता है फॉर द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जो मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊंगा रोलेट एक्ट के बाद, ठीक है। अब हम चलते हैं दोस्तों, हमने ये वाला एक्ट बहुत अच्छे से समझ लिया, याद भी कर लिया, ठीक है। आपको याद भी होगा और समझ में भी आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया, कोई भी डाउट हो आपका, छोटा सा भी डाउट हो ना दोस्तों, पूछ लिया करो, डाउट मत रखा करो अपने पास। जब आपके पास मौका है, जब आपके पास टाइम है, तो डाउट पूछो, ठीक है, मैं तो बताने के लिए तैयार हूँ। अब हम दोस्तों अपना बेसिस स्टार्ट करते हैं रोलेट सत्याग्रह से, ठीक है। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं रोलेट सत्याग्रह पे, जो आपका 1919 में स्टार्ट हुआ था। लेकिन इसका बैकग्राउंड क्या था भाई, रोलेट सत्याग्रह स्टार्ट क्यों करा था गांधी जी ने? तो देखो दोस्तों, आपको पता है कि 1914 के अंदर वर्ल्ड वॉर वन हुई है स्टार्ट। अब वर्ल्ड वॉर वन के अंदर भैया जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको चाहिए इंडियंस का सपोर्ट, ठीक है। और इंडियंस का सपोर्ट चाहिए, इंडियन आर्मी का सपोर्ट चाहिए। तो
जब ये परेशान रहेंगे बाहर, ठीक है, इंडिया से बाहर परेशान रहेंगे, जब वो लड़ने में परेशान रहेंगे, तो उससे में फ़ायदा कौन उठाएगा? जो भैया रिवोल्यूशनरीज हैं वो इंडिया के अंदर फ़ायदा उठाएंगे इस चीज़ का, ठीक है। वो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ करेंगे जो रेडिकल्स हैं, ठीक है, वो और ज़्यादा अपनी एक्टिविटीज़ बढ़ा देंगे, ठीक है, जिससे अंग्रेज लोग परेशान हो जाए और उनको थोड़ा इसका फ़ायदा मिल जाए, बेनिफिट मिल जाए, जिससे उनको सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, और जो भी उनको जो उनकी डिमांड्स है वो पूरी हो जाए, ठीक है। तो इस चीज़ से निपटने के लिए कि भैया रेडिकल से, रिवोल्यूशनरी से इन सबों को निपटने के लिए इन्होंने एक एक्ट लेकर आते हैं 1915 के अंदर, वो है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915, ठीक है। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1950 के अंदर प्रोविजंस थे कि जो भी अंग्रेजी गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है, कुछ बोल रहा है, कोई एक्टिविटीज़ कर रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी एक्टिविटीज़ कर रहा है, ठीक है, उसको ये बिना कोर्ट में ले जाए, ठीक है, बिना कोर्ट में ले जाए, मतलब आपको पता है ना ट्रायल होता है, ठीक है, तो विदाउट ट्रायल ये जेल में बंद कर सकते थे, ठीक है, ये इसके अंदर प्रोविजंस थे डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर, ठीक है। तो हुआ ये कि भैया 1919 के अंदर ये इसी एक्ट को ना दोबारा से पास करा जाता है दूसरे नाम से, मतलब डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के मतलब नाम चेंज करके इसी एक्ट को दोबारा से ये पास कर देते हैं, उसको बनाते हैं एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरीज क्राइम्स एक्ट 1919, ठीक है। इसी के प्रोविजन होते हैं, सेम प्रोविजन होता है जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर होता है ना, सेम प्रोविजंस ये अलग एक्ट लेकर आते हैं, एनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट 1919 के अंदर। और ये मतलब ये जो एक्ट है ये किसके रिकमेंडेशन से बनता है? तो सिटीजन कमेटी बनती है अंडर द सर सिडनी रोलेट, ठीक है। तो सर सिडनी रोलेट आता है, तो यहीं से नाम आता है रोलेट एक्ट, ठीक है, क्योंकि इनका सरनेम रोलेट है ना, तो यहीं से बनता है रोलेट एक्ट, क्योंकि ये इसके चेयरमैन होते हैं, ठीक है। तो जो ये रोलेट है ना, ये बोलता है कि भाई कुछ नहीं करने की जरूरत है आपको, ये डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट है ना, इसी को दोबारा पास कर दो, मतलब इसको दूसरे नाम से चेंज करके इसी की जो प्रोविजंस है ना, इसी को दोबारा पास कर दो। अभी ये एक्टिविटीज़ मतलब ये वाली जो है जो एक्ट है दोबारा पास क्यों करना पड़ा इनको भाई? रीज़न क्या है? तो आपको सुनने देखने को मिलेगा कि भैया इंडियन होम रूल मूवमेंट चला था, ठीक है, इंडियन होम रूल लीग मूवमेंट चला था, जो एनी बेसेंट लीड कर रही थी, तिलक जी लीड कर रहे थे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है। प्लस साथ में कि भैया आईएनसी भी एक्टिव हो जाती है, ठीक है, आपको पता है लखनऊ पैक्ट हो जाता है 1916 के अंदर। फिर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि भैया रिवोल्यूशनरीज है ना, इनकी भी एक्टिविटीज़ बढ़ रही है, ठीक है। तो इन सब से निपटने के लिए कि भैया ज़्यादा फर्दर एक्टिविटीज़ ना हो, नेशनलिज्म वाली भावना ना जगे इंडियंस के अंदर, तो इसको निपटने के लिए ये कमेटी बिठाते हैं रोलेट वाली, ठीक है, सर सिडनी के अंडर में कमेटी बिठाते हैं, ठीक है। और यही रोलेट जो है ये बोलता है कि भैया डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 को ही दोबारा पास कर दो, इसको इंडेफिनेटली बेसिस पे कर दो। यहाँ आपने टेम्परेरी बेसिस पे करा था ना, तो इसको क्या करो इंडेफिनेटली कर दो, मतलब अभी परमानेंट हो जाएगा। तो ये इस एक्ट के अंदर क्या प्रोविजंस थे भाई? एनआरके रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट के अंदर, इसको रोलेट एक्ट भी बोलते हैं। तो ये था भाई प्रोविजन पहला तो कि 2 साल के लिए किसी को भी आप जेल में डाल सकते हो विदाउट ट्रायल, ठीक है। जो भी अगर गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा है ना, और बोल भी रहा होगा तब भी डाल सकते हो, मतलब जो ये चाहेंगे, ठीक है। अब कोई अपील नहीं होगी, ट्रायल तो होगी नहीं कोई, तो ठीक है, कोई अपील भी नहीं कर सकते। कैसे? जैसे इस जो भी है ये केस अगर इसको सुनेगा ना, मतलब ट्रायल का भी, तो इसके अंदर कौन कौन होगा? तो जज ऑफ हाई कोर्ट होंगे और 2 अदर जजेस होंगे, ठीक है, और कोई अपील भी नहीं होगी, ठीक है। इसलिए इसको ब्लैक एक्ट भी बोला जाता है। दैट मीन्स कि कोई लॉयर होगा ही नहीं होगा, मतलब लॉयर होता है ना भैया, आपको जो है जमानत दिलवाने के लिए आपको मतलब ट्रायल चलाने के लिए, आपका केस का ट्रायल चलाने के लिए लॉयर की जरूरत पड़ती है ना, तो यहाँ पर कोई लॉयर की जरूरत नहीं, कोई आर्गूमेंट नहीं, कोई अपील नहीं, इसलिए इसको ब्लैक एक्ट बोला जाता है। अब इसके खिलाफ में कि भैया ये जो एक्ट है तो वो तो बड़ा खतरनाक एक्ट बना दिया तुमने, और इसको आपने परमानेंट कर दिया, मतलब आप किसी को भी डाल दोगे आपके खिलाफ जो भी कुछ बोलेगा तो, ठीक है। ये कौन सा एक्ट है भाई? तो इसके खिलाफ में मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, मजरुल हक रिज़ाइन कर देते हैं आईएलसी से, ठीक है। अभी आईएलसी आपको पता है ना भैया, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, एम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोल सकते हो, ठीक है। एम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिज़ाइन कर देते हैं कौन? मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना और मजरुल हक, इसके प्रोटेस्ट में, ठीक है। अब इसके लिए गांधी जी क्या करते हैं भाई? गांधी जी देखते हैं भाई ये एक्ट तो बड़ा खतरनाक है, इसके अंदर ऐसे प्रोविजन तो होने ही नहीं चाहिए, ऐसे तो आप किसी को भी डाल दोगे जेल में, ठीक है, उसका भी कोई ट्रायल भी नहीं होगा कि उसने कोई कुछ भी जो भी करा है अंग्रेजों के खिलाफ वो सही था या नहीं था या गलत था,
या फिर उसे करा या नहीं करा। आपने किसी को भी ऐसे जेल में डाल दोगे आप तो भैया बिना ट्रायल के। तो सत्याग्रह सभा बनाते हैं कौन, गांधी जी। इसके अंदर वो पैन इस्लामिस्ट मूवमेंट बनाते हैं इसको, ठीक है। करते क्या है वो, जो जो होम रूल मूवमेंट था ना, उसको क्या करते हैं ये स्वराज्य सभा कर देते हैं, ठीक है, उसका नाम चेंज करके। तो स्वराज्य सभा के जो मेंबर्स थे उसको लेकर आते साथ में ये, और जो इस्लामिस्ट होते हैं ना उनको भी साथ में लेकर आते हैं ये गांधी जी। और 6 अप्रैल 1919 को ऑल इंडिया सिंगल डे स्ट्राइक ये घोषित करते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट नेशनल लेवल का कैंपेन स्टार्ट करते हैं गांधी जी। इसको ये रोलेट सत्याग्रह भी बोलते हैं। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ये खिलाफत मूवमेंट भी चलता है आगे जाके, फिर उस खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन एक साथ हो जाता है। तो रोलेट सत्याग्रह को गांधी जी ने बोला ये नॉन वायलेंस होना चाहिए, ठीक है, नॉन वायलेंस होना चाहिए। और गांधी जी का इसी मतलब इस सत्याग्रह को स्टार्ट करने के बाद ही गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है, जिसको हम बोलेंगे भैया गांधी जी का फर्स्ट अरेस्ट था इंडिया के अंदर, ठीक है। अभी तो मैंने आपको ये ओवरव्यू दिया है, ठीक है। आते हैं हमने माइंड मैप के ऊपर कि भैया रोलेट एक्ट मतलब हुआ कैसे, मतलब फरवरी 1919 के अंदर रोलेट एक्ट पास हो जाता है, इंट्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब मैंने बताया था क्यों हुआ था, इन्हें रीज़न दे दिया आपको, ठीक है। डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 का प्रोविजन इसके अंदर डाल दिए जाते हैं। तो मार्च 1919 के अंदर रोलेट एक्ट पास हो जाता है, जिसको एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट बोलते हैं। इसके अंदर क्या कर सकते हैं जो अंग्रेज गवर्नमेंट डिटेंशन कर सकते थे विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। और ट्रायल होगा तो स्पेशल कोर्ट के द्वारा होगा, मैंने बताया था एक हाई कोर्ट का जज होगा और 2 अदर जजेस होंगे, है ना। और नो अपील, कोई अपील नहीं होगी उसके खिलाफ, ठीक है। जो भी ट्रायल के अंदर आ गया उसके खिलाफ कोई अपील नहीं, ठीक है। हैबियस कॉर्पस सस्पेंडेड हो जाएगा, ठीक है। अब प्रोटेस्ट वजह चालू होता है मार्च 1919 में गांधी जी लॉन्च करते हैं सत्याग्रह को और फ्लैग देते हैं डू और डाई का। फर्स्ट ऑल इंडिया मास मूवमेंट होता है कि ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर आपको हिंदू मुस्लिम की यूनिटी देखने को मिलेगी इस प्रोटेस्ट के अंदर। और दोस्तों 6 अप्रैल 1919 में होता क्या है, ऑल इंडिया हड़ताल करा जाता है, ठीक है। शॉप को क्लोज किया जाते हैं, प्रोसेसन निकाले जाते हैं, स्टूडेंट्स बाइकआउट करते हैं, स्कूल्स को लोअर जो है प्रोटेस्ट करते हैं, ठीक है। फिर अप्रैल 1919 के अंदर क्या होता है भैया, आपको देखने को मिलेगा भैया यहाँ से एक स्टार्ट होता है एक और आंदोलन, मतलब एक मैस्कर के बाद एक और आंदोलन स्टार्ट होता है आपका नॉन कोऑपरेशन, ठीक है। वो भी गांधी जी का बहुत अच्छा मतलब मूवमेंट कहलाता है, ठीक है। सक्सेसफुल तो नहीं हुआ लेकिन गांधी जी प्रिपेयर कर रहे थे बेसिस को, ठीक है। जो मासिस है ना उनको प्रिपेयर कर रहे थे कि कैसे आपको प्रोटेस्ट करना है नॉन वायलेंट तरीके से। तो वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में देखने को मिलेगा आपको। तो रिप्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो रिप्रेशन करना स्टार्ट कर देती है इन सबों को दबाने के लिए, ठीक है। तो वो करते हैं अरेस्ट डॉक्टर कचलो और सत्यपाल का, ठीक है। तो पब्लिक जो है एंगर हो जाती है, ठीक है, पंजाब के अंदर, क्योंकि पंजाब के अंदर अरेस्ट होता है डॉक्टर कचलो और सत्यपाल जी का, ठीक है। तो पंजाब के अंदर जो ये अरेस्ट करा जाता है, जैसे पंजाब जो है, पंजाब की जो पब्लिक है वो एंगर हो जाती है थोड़ा, ठीक है। तो पंजाब जो है ना थोड़ा वोलेटाइल हो जाता है, क्योंकि क्लेसेस स्टार्ट हो जाते हैं पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच में। तो मार्शियल लॉ जो है ना प्रिपेयर किया जाता है, मार्शियल लॉ को लगा दिया जाता है। इसमें होता क्या है, अप्रैल 13, 1919 को बैसाखी वाला दिन होता है, ठीक है। तो यहीं पे जलियांवाला बाग मैसेकर होता है। कैसे कि बैसाखी की गैदरिंग होती है, ठीक है, उस जलियांवाला बाग में, ठीक है। जो बाग होता है ना उसका एक ही रास्ता होता है, छोटा सा नेरो, मतलब बहुत ही पतली गली सा होता है रास्ता उसका, ठीक है, उस बगान में जाने का, ठीक है। उसके आप पार्क बोल सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर 5 to 10,000 पब्लिक जो है गैदरिंग करती है, ठीक है। तो जो जनरल डायर होता है ना वो क्या करता है, जो सिंगल एग्जिट है ना उसको कर देता है ब्लॉक, और वहाँ पर अपने जो आर्मी के सोल्जर्स होते हैं उनको ऑर्डर देता है कि भैया जहाँ भी मासे से ज़्यादा है ना, जहाँ भी मासे ज़्यादा है वहाँ राउंड करो, मतलब वहाँ गोलियाँ चलाओ, कैजुअलिटी यहाँ पर ज़्यादा होनी चाहिए। तो 1650 राउंड चलते हैं दोस्तों 10 मिनट के अंदर अंदर। और कितने लोग मारे जाते हैं भाई, ऑफिशियली इन्होंने बोला कि 379 डेड हुए हैं ऑफिशियली फिगर्स, लेकिन अगर आपको एक्चुअल देखने को मिलेंगे ना दोस्तों फिगर्स, एक्चुअल बोला जाता है कि 1000 से ऊपर लोग बाग मरे थे इस मैसेकर के अंदर। तो अप्रैल 18 को गांधी जी जो है ना मूवमेंट को कर देते हैं सस्पेंड, जो रोलेट सत्याग्रह चलता है ना उसको कर देते हैं सस्पेंड। और इसको बोलते हैं जलियांवाला बाग का, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ना उसको बोलते हैं हिमालयन ब्लंडर, ठीक है। और इससे गांधी जी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, ठीक है। और ये दोस्तों हिस्टोरिकल इम्पैक्ट बनाता है कैसे, ये डायरेक्ट कैटलिस्ट बनाता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए, ठीक है।
गांधी जो नेशनल लीडर थे ना, उनके जो है ना, जो नेचर था फ्रीडम स्ट्रगल का, वो चेंज होता है यहाँ से। मैं अभी आपको आगे समझाता हूँ, देखो कैसे चेंज होता है। देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि रोहित सत्याग्रह होता है, गांधी जी का फर्स्ट अरेस्ट होता है। फिर 9 अप्रैल 1919 को मैंने बताया था आपको कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल जी को अरेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है, मार्शल लॉ लग जाता है अमृतसर के अंदर, वही पंजाब के अंदर। तो जलियांवाला बाग अमृतसर के अंदर प्रोटेस्ट मीटिंग होती है बैसाखी वाले दिन। इसके अंदर दो ध्यान रखना, दो डायर होते हैं, जनरल सर माइकल ओडायर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं पंजाब के, और ब्रिगेडियर जनरल रेगनल डायर, ठीक है, जो ये होता है, ये ब्रिगेडियर होता है आर्मी का, ठीक है। ये करवाता है, मतलब फायरिंग स्टार्ट करवाता है, ये करता है फायरिंग, ठीक है। जो डायर है ना, जनरल डायर, ये कराता है फायरिंग उस पार्क के अंदर, या फिर बोल सकते हो बाग के अंदर, ठीक है। तो इसके लिए ना हंटर कमीशन बिठाई जाती है कि मतलब जो फायरिंग कराई गई थी ये लेजिमेट थी या नहीं। तो इसको डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी बोल सकते हो आप। तो इसके अंदर 7 मेंबर्स की कमेटी थी, जिसके अंदर 3 इंडियंस थे। कौन कौन थे इंडियंस, ये ध्यान रखना, नाम आपको याद आएगा, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर सुल्तान खान अहमद खान, सर चिमनलाल हरीलाल स्टुअर्ट, पंडित जगत नारायण, ये 3 इंडियन मेंबर्स थे इसके अंदर, हंटर कमेटी के अंदर, ठीक है। और ये हंटर कमेटी जो थे ना, इंडियंस थे, ये बोलते हैं कि भैया क्रिटिसाइज करता है जनरल डायर को, ठीक है। बोलते हैं कि जनरल डायर जो है ना, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, एक्यूट करते हैं, बट इसको ना फ्री छोड़ देते हैं, इसके खिलाफ कुछ करते नहीं है, ठीक है, कोई सजा नहीं सुनाते। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी गवर्नमेंट जो है क्या करती है, इंडेमिनिटी एक्ट पास कराती है 25 अप्रैल 1919 को। इससे ये बोलती है कि इससे इम्यूनिटी दी जाती है कि डायर को। क्यों? जो इंडेमिनिटी एक्ट है ना, इसे बोला जाता है कि जो डायर ने जो भी काम किया ना, वो ऑर्डर के देखते हुए काम किया इसने, ठीक है, कि जो आपका लॉ एंड ऑर्डर है ना वो बना रहे, इसको देखते हुए इसने काम किया। मार्शियल लॉ लगा हुआ था, तो उसने अपने ऑर्डर को फॉलो करा है डायर ने, ठीक है। उसने कुछ भी पर्सनल दुश्मनी नहीं निकाली, उसने ऑर्डर को फॉलो करा है। इससे मिल जाती है इम्यूनिटी किसको, डायर को। डायर को कोई भी मतलब सजा नहीं मिलती, ठीक है। तो इसको वाइट वॉशिंग बिल भी बोला जाता है, इंडेमिनिटी एक्ट को। और इसके अंदर कुछ लाख रुपए या फिर 1000 रुपए दे के ना, जो जो जिनकी यहाँ पर डेथ हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड में, उनकी फैमिली को कुछ पैसे दे दिए जाते हैं कि अपना उन मुंह बंद कर लो, कोई केस मत लड़ो, तुम्हें हमें इंडेमिनिटी के तहत कुछ पैसे दे देते हैं, ठीक है, उसे मुआवजा कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो भाई ये तो अंग्रेजों ने करा, लेकिन गांधी जी शांत बैठते थोड़ी ना। गांधी जी कहते हैं हम अनऑफिशियल कमेटी बनाएंगे, अनऑफिशियल कमेटी बनाएंगे, आईएनसी बोलती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इसके अंदर कौन कौन होता है, नेहरू जी होते हैं, अब्बास देव जी होते हैं, टीवी सपोर्ट होते हैं, और गांधी जी खुद होते हैं। तो इनकी जो रिपोर्ट होती है अनऑफिशियल कमेटी, ये खुद बोलते हैं कि भैया ओवर 1000 पीपल जो है किल्ड हुए इसके अंदर। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट तो 300 बोल रही है, लेकिन देखा जाए तो इसमें 1000 लोग से ऊपर लोग मरते हैं। दैट मीन्स कि इसके अंदर कमेटी के अंदर जो मृतक हैं, जो मरे हैं लोग बाग, उनके नंबर छुपाए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जाता है कि 1000 प्लस लोग बाग मरे हैं। तो जब इस चीज़ को ऑफिशियल कर दिया जाता है इंडेमिनिटी एक्ट के थ्रू, ठीक है, कि मतलब डायर ने कुछ गलती नहीं करी, ठीक है, जबकि हंटर कमेटी बोल रही है, एक्यूट कर रही है कि जनरल डायर दोषी है, फिर भी कोई सजा नहीं मिलती डायर को, और डायर को फ्री छोड़ दिया जाता है। तो गांधी जी हो जाता है इससे नाराज। गांधी जी कहते हैं यार मैं तो ब्रिटिश ऑफिसर्स का या ब्रिटिश गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा लॉयल था, बहुत ज़्यादा बिलीव करता था इनके जस्टिस सिस्टम पर, लेकिन गांधी जी का यहाँ पर जो है जो फेथ था जस्टिस सिस्टम पे ब्रिटिश के, वो ज़्यादा टूट। तो यही टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है। गांधी जी कोऑपरेटिव से, ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कोऑपरेटिव से नॉन कोऑपरेटर बन जाते हैं, लोयलिस्ट से अपोनेंट बन जाते हैं, और इम्पीरियलिस्ट से बन जाते हैं नेशनलिस्ट इंडियन, ठीक है। तो ये विचारधारा गांधी जी की चेंज हो जाती है अब से जलियांवाला बाग हत्याकांड से, ठीक है। जब डायर को फ्री छोड़ दिया जाता है, डायर को कोई भी सजा नहीं मिलती, ठीक है, और ये चीज़ ऑफिशियली घोषित कर दी जाती है कि डायर ने कोई गलती नहीं करी, उसने ऑर्डर को फॉलो करा था, और इंडेमिनिटी एक्ट पास कर दिया जाता है। तो गांधी जी जो है शॉक्ड हो जाते हैं इसे देखकर, और गांधी जी नॉन कोऑपरेटर से नॉन कोऑपरेटर बन जाते हैं। फिर यहीं से उन्होंने नॉन कोऑपरेशन बना, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है ना, यहीं से वो स्टार्ट करना जो है शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो गांधी जी अपना जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ये रोलेट एक्ट को स्टॉप कर देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है दोस्तों, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, आपको इनका नाम सुना होगा आपने, पहले जब मैंने पढ़ा था, ठीक है। बिपिन चंद्र पाल पहले एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, फिर मॉडरेटर बन जाते हैं। तो ये लेफ्ट करते हैं आईएनसी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस से छोड़ देते हैं, ठीक है, और फाउंड करते हैं
इंडियन लिबरल फेडरेशन, ठीक है, इंडियन लिबरल फेडरेशन। और 1920 में ये प्रोविंशियल एंड सेंट्रल इलेक्शन में ये पार्टिसिपेट भी करते हैं, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और बिपिन चंद्र पाल। अभी दोस्तों अब खिलाफत मूवमेंट पर आएंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई हमने जो है ना आपको सिर्फ हैंड रिटन नोट्स या फिर क्या कहते हैं माइंड मैप नहीं, मैंने आपको और भी नोट्स दे रखे हैं, जैसे कि ये टाइप नोट्स, इसके अंदर मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो ये आपको खुद से पढ़ना है दोस्तों। और ये भी देखो दोस्तों आपका टाइमलाइन का कोडिंग ही है, ठीक है, और इतना मतलब कहानी वानी नहीं बना रखी, जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ना सिर्फ वही चीज़ें लिखी हुई है इसके अंदर, ठीक है। ये हैंड आउट है, जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना सिर्फ वही लिखी हुई है जो एग्जाम को आपको लिखना है, ठीक है, जो चीज़ समझने लायक है। अब हम दोस्तों खिलाफत मूवमेंट को पढ़ेंगे, ठीक है, और ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है, कि रोलेट एक्ट क्या हुआ था, है ना, जलियांवाला बाग का मैसेकर, इसके लिए मैंने आपको माइंड मैप दे दिया है ताकि आप आराम से रिवाइज कर सको एक ही पेज में सब कुछ, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं खिलाफत मूवमेंट को। सो दोस्तों जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद ना एक काम और होता है, ठीक है, वो ये है कि रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, रिनाउंस करे थे अपना नाइटहुड, ठीक है, इन प्रोटेस्ट। और शंकर नायर के ऊपर देखो एक मूवी बनी थी, ठीक है, जलियांवाला बाग के ऊपर एक मूवी बनी थी, अक्षय कुमार ने रोल किया था शंकर नायर का, ठीक है। ये मेंबर होते हैं वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, ठीक है, तो ये भी रिजाइन करते हैं वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल से, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। और मैंने और भी इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो पॉइंट्स हैं वो आप मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, वो आपको जरूर पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं हम दोस्तों खिलाफत मूवमेंट के ऊपर, ठीक है, तो हम चलते हैं अपने अपने हैंड रिटन नोट्स के ऊपर दोस्तों, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स मैंने इसलिए दे रखे हैं ताकि आपका रिकॉल रिवीजन फास्ट हो जाए थोड़ा, ठीक है। तो खिलाफत मूवमेंट बात है, ये भी 1919 का ही टाइम है। तो देखो दोस्त वर्ल्ड वॉर 1 जो आपको याद है कि हुआ था 1914 के अंदर, तो इसके अंदर जो ब्रिटेन है वो जीत जाता है, ठीक है, ब्रिटिश जीत जाते हैं और ओटोमन एम्पायर हार जाता है। तो ये जो ब्रिटिश है ना ये क्या करते हैं, ये एबोलिश करते हैं, जो पॉलिशन होते हैं ना, रूल होता है ना किसका, कैलिफ का, इसके रूल को ये एबोलिश कर देते हैं, ठीक है। अभी कैलिफ होता कौन है, तो इसको हिंदी में कहते हैं खलीफा, ठीक है। अभी कैलिफ जो है ना एक तरीके से पॉलिटिकल, ये आप बोल सकते हो ये रिलीजियस गुरु है, ठीक है, रिलीजियस गुरु हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि एक पॉलिटिकल रिलीजियस पोजीशन है, जो जितने भी मुस्लिम वर्ल्ड है ना, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनको ये मतलब अपना ये राजा मानते हैं कैलिफ को, ठीक है, जितनी मुस्लिम वर्ल्ड है इसको जो ओटोमन का जो कैलिफ होता है ना उसको अपना ये तरीके का राजा मानते हैं, ठीक है, रिलीजियन राजा मानते हैं। तो इसको जो है ना एबोलिश करते हैं कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट, और डिसइंटीग्रेट करते हैं ओटोमन का, कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो यहीं से ही जो है ना जो इंडिया के जो मुस्लिम्स थे वो जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, आक्रोश बढ़ जाता है उनके अंदर, ठीक है, कि उनकी जो रिलीजियस जो पोजीशन थी वहाँ से इन्होंने कैलिफ सिस्टम को ही ख़त्म कर दिया। तो कहा भैया ये जो मुस्लिम्स हैं, ठीक है, यहाँ इंडिया में नहीं बाकी जगह ही मुस्लिम जो है नाराज हो जाते हैं किससे, अंग्रेज़ों से। तो खिलाफ हो जाते हैं इस जो भी इन्होंने करा इसके खिलाफ हो जाते हैं कौन, मुस्लिम्स। तो ये बनाते हैं ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, ठीक है, कि खिलाफ है तो खिलाफत कमेटी बनाएंगे। तो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनाते हैं, इसके अंदर 2 भाई, ठीक है, अली ब्रदर्स कहते हैं उन्हें, ठीक है, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये बनाते हैं खिलाफत कमेटी को। इसके अंदर इनकी अम्मी भी होती है, मम्मी जो भी हैं, ठीक है, बी अमन, ठीक है, और साथ में ये लेके चलते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को, हकीम अजमल खान को, ठीक है, और इससे बनाते हैं ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट नेम्स है इसलिए मैंने इनको यहाँ पर मेंशन कर रखा है। और दिल्ली के अपने सेशन के अंदर 1990 के अंदर गांधी जी को ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो मुस्लिम भाई कमेटी है और ऑल इंडिया मुस्लिम कमेटी है, उसके अंदर गांधी जी को प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। इससे गांधी जी जो है थोड़ा खुश, कहते हैं भैया मेरे लिए तो प्रेस्टीज की बात है, मैं एक हिंदू हूँ और देखो मैं मुस्लिम्स का भी लीडर बन गया, ठीक है। तो गांधी जी क्या करते हैं, इस यूनिटी को ना और मजबूत करने के लिए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को मजबूत करने के लिए ये रोलेट बोल रहा हूँ, हाँ, रोलेट वाले को भी, ठीक है, और खिलाफत मूवमेंट को भी और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट के साथ साथ। और एक बात और तुम्हें यहाँ पर देखने को मिलेगा कि स्वामी सरदानंद जी को इनवाइट कराया जाता जामा मस्जिद के अंदर, ठीक है, कि भैया की स्पीच दो, समझाओ, अपने विचार रखो वहाँ पर, ठीक है। तो जामा मस्जिद में देखने को मिलेगा जैसे हिंदू लीडर जो है जामा मस्जिद के अंदर इन्वाइट हुआ है, ठीक है। सैफुद्दीन किचलू को गोल्डन टेम्पल के अंदर बुलाया गया, ठीक है। तो ये हिंदू मुस्लिम की यूनिटी का ना इस टाइम में पीक देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, खिलाफत मूवमेंट के टाइम पे। अब दोस्तों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है, ठीक है, गांधी जी स्टार्ट करते हैं
खिलाफत मूवमेंट को साथ में लेकर। तो गांधी जी कहते हैं नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट होने से पहले कि भैया हमारे कुछ एम होंगे, ठीक है। 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं तो कुछ एम रखते हैं। कहते हैं भैया एक तो आपको रिस्टोर करना है कैलिफ को, जो कैलिफ की जो पोजीशन है ऑटोमन में वो रिस्टोर करना है। हमें स्वराज चाहिए, सेल्फ रूल चाहिए, और ये मिल जाएगा हमें 1 ईयर में अगर हम जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सही से फॉलो करेंगे, जो उसके जो रूल है वो सही से फॉलो करेंगे, नॉन वायलेंट तरीके से चलेंगे, तो हम 1 साल के अंदर सेल्फ रूल पालेंगे, ठीक है। और ये बोलते हैं कि भैया जो ब्रिटिश है ना, जो जनरल डायल और ये सब ब्रिटिश गवर्नमेंट है, इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी फॉर पंजाब रॉन्ग। पंजाब रॉन्ग वही जलियांवाला बाग हत्याकांड वाला, उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। देखो दोस्तों, आज तक माफ़ी नहीं मांगी इन्होंने, अंग्रेजी गवर्नमेंट ने, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने आज तक माफ़ी नहीं मांगी जो पंजाब में इन्होंने गलतियाँ करी है, ठीक है। तो कलकत्ता का स्पेशल सेशन बनता है, स्पेशल सेशन होता है कलकत्ता के अंदर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। इसके अंदर प्रेसिडेंट बनते हैं लाला लाजपत राय, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सट्रीमिस्ट प्रेसिडेंट बनते हैं आईएनसी के लाला लाजपत राय, ठीक है। तिलक जी कभी नहीं बनते, ध्यान रखना, ठीक है। तो लाला लाजपत राय जी बनते हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट, और यहीं पे ही ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कमेटी बनती है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना, और लाला लाजपत राय जी का टाइम पे ही। और तिलक स्वराज फंड बनाया जाता है, तिलक स्वराज फंड। इसके अंदर फंडिंग में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेते हैं ये। और 5 अगस्त 1920 को एनसीएम जो है लॉन्च हो जाता है, ठीक है। एनसीएम जो है लॉन्च हो जाता है 5 अगस्त 1920 को। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, सीआर दास इसके खिलाफ थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के खिलाफ थे। कहते भैया आपने रोलर सत्याग्रह चलाया, कौन सक्सेसफुल हो गया भाई वो, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मूवमेंट से कुछ नहीं होने वाला, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से ही जो है सेल्फ रूल मिल सकती है। लेकिन गांधी जी ने कहा नहीं 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 भाई, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड तो अलग बात है, लेकिन बिना मासिस के प्रोटेस्ट के आपको सेल्फ गवर्नमेंट नहीं मिलने वाली। गांधी जी का ये कहना था, ठीक है। तो गांधी जी कहते हैं कि हमें बाइकआउट करना है। क्या करना है? ब्रिटिश गुड्स एंड सर्विस का बाइकआउट करो, गवर्नमेंट स्कूल्स का बाइकआउट करो, रिजाइन कर दो ऑफिशियल पोजीशन से जो कर सकते हैं, रिनाउंस कर दो टाइटल्स को, जो भी अंग्रेजों ने तुम्हें टाइटल्स दिए हैं, नाइटहुड दिए, रिनाउंस कर दो। लीगल प्रैक्टिस को खत्म करो, ठीक है। बर्निंग करो फॉरेन क्लॉथ्स का। जब ब्रिटिश उसको लॉस होगा ना, ठीक है, तब वो हमारी बातें सुनेंगे, ठीक है। ऐसे वो बहरे बने पड़े, ठीक है। और एक बात और दोस्तों, कंस्ट्रक्टिव और नॉन कंस्ट्रक्टिव काम किसे बोलोगे आप, इसके बारे में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। नॉन कंस्ट्रक्टिव क्या होगा? जैसे बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लॉथ, पिकेटिंग करना, ठीक है, खरीदना ही नहीं कपड़े होगा, ठीक है, कपड़े रखने भी नहीं फॉरेन वाले, बाइकआउट करना गवर्नमेंट स्कूल्स का, तो ये होगा नॉन कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव क्या होगा? तो हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को बनाना, स्टेब्लिश करना नेशनल इंस्टीट्यूट को। अब नेशनल इंस्टीट्यूट लाइक कि काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामा मिलिया इस्लामिया, ये सब हो गए नेशनल इंस्टीट्यूट्स। तो ये सब कंस्ट्रक्टिव वर्क के अंदर आएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि जो एनी बेसेंट थी ना, वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के खिलाफ होती हैं, और कहती हैं गांधी जो है एक सेंट है, कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है जो हम इनकी बात माने। और जीना बोलते हैं कि भैया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या फिर मासिस से कुछ नहीं होने वाला, हमें वही कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से करना पड़ेगा जो सीआर दास बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, वांट पॉलिटिकल एंड रिलीजन एज अ सेपरेट। कहते हैं भैया देखो, तुमने कैलिफ का जो यहाँ पर जो वो चलाया ना डिमांड, कैलिफ वाला तो अलग होना चाहिए, वो रिलीजियस मामला है, ठीक है। तो उसको अलग रखो, उसको अलग रखो, रिलीजन को सेपरेट रखो और पॉलिटिकल सेपरेट रखो, जीना कहते हैं। और तिलक भी यही बात कहते हैं कि भाई कैलिफ इज़ नॉट आर नेशनल इशू। भाई कैलिफ जो है हमारा नेशनल इशू नहीं है, ओटोमन का है, वो तो बाहरी विदेशों का है, ठीक है। तो बाहरी चीज़ जो है उसको बाहर रखो, हमारे मामले से रखो, हमें तो स्वराज चाहिए, हमें तो इंडियन नेशनलिज्म चाहिए, ठीक है। तिलक जी कहते हैं। लेकिन तिलक जी का 1 अगस्त को 1920 में डेथ हो जाता है तिलक जी का, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि 1 अगस्त 1920 को तिलक जी की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इसके बाद नागपुर सेशन होता है, कलकत्ता सेशन के बाद 1920 का नागपुर सेशन होता है, ठीक है। इसमें बनते हैं प्रेसिडेंट वीर राघवाचार्य, ठीक है, प्रेसिडेंट बनते हैं आईएनसी सेशन में। सीआर दास जो है ना, ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को जो रेजोल्यूशन है ना, इसको पास करते हैं। देखो सीआर दास क्यों करवाते हैं, सीआर दास से रेजोल्यूशन क्यों लेके आए गांधी जी? क्योंकि सीआर दास खिलाफ थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के। तो गांधी जी का एक रूल है, जो भी खिलाफ होगा ना उसी से रेजोल्यूशन पास करवाएंगे, ठीक है, मूव करवाएंगे, ठीक है। या आगे आपको देखने को मिलेगा, एक क्विट इंडिया मूवमेंट के खिलाफ थे, ठीक है, नेहरू जी, तो नेहरू जी से पास करवाते हैं, ठीक है, रेजोल्यूशन पास कराते हैं। तो सीआर दास से एनसीएम रेजोल्यूशन पास करवाते हैं कौन? गांधी जी, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे डिविजनरीज भी अटेंड करते हैं इस वाले सेशन को, नागपुर सेशन को, जैसे कि आपको मिलेगा सचिन सन्याल नाम, राम प्रसाद बिस्मिल, ये, ठीक है, ये सारी डिविजनरीज हैं जो नागपुर सेशन को अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। अब गांधी जी ने गोल बताया कि भाई गोल हमारा चेंज हो गया है, कैसे? अब हमें सेल्फ रूल तो चाहिए, ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से नहीं चाहिए, हमें सेल्फ रूल चाहिए
लेजिटिमेट और पीसफुल। ठीक है, तो जो चीज़ लेजिटिमेट होगी वो हम मासेस को सिखाएंगे, मासेस सब प्रोटेस्ट करवाएंगे, और जो पीसफुल होगा, ठीक है, पीसफुल होना चाहिए, जो भी चीज़ होगा पीसफुल होना का, नॉन वायलेंट होना चाहिए। ठीक है, और यहीं पे 15 मेंबर की कांग्रेस वर्किंग कमेटी का स्थापना कर दी गई। ठीक है, मतलब कांग्रेस वर्किंग कमेटी होगी जो डिसाइड करेगी कि आईएनसी को आगे काम क्या करना है। ठीक है, जो वर्क है वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी डिसाइड करेगी। ठीक है, फर्दर वर्क। ठीक है, प्रोविंशियल कमेटीज भी बनाई गई लिंग्विस्टिक बेसिस पे, जैसे आंध्रा और सिंध। और जो मेंबर से फीस थी ना आईएनसी के मेंबर बनने की, उसको फीस को घटा दी गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाग ज्वाइन करें आईएनसी को। ठीक है, इसी टाइम पे क्या होता है दोस्तों, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा होता है, तो 4 फेब 1922 को आपको पता है चोरी चोरा इंसिडेंट हो जाता है। अब चोरी चोरा इंसिडेंट क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा कि ठीक है, क्लैश हो जाता है बिटवीन द पुलिसमैन एंड प्रोटेस्टर। प्रोटेस्टर जा रहे होते हैं पीसफुली, तो इनकी बहस हो जाती है पुलिस वालों से। ठीक है, चोरी चाहे पुलिस स्टेशन पे। तो बहस होने के बाद क्या होता है, जो पुलिस वाले हैं ना उनके ऊपर लाठीचार्ज कर देते हैं, प्रोटेस्टर के ऊपर गोली भी फायरिंग करते हैं। ठीक है, तो प्रोटेस्टर जो है ना गुस्से में आते हैं, तो वो पुलिस वालों की तरफ उनको मारने को दौड़ते हैं आगे। तो पुलिस वाले पुलिस स्टेशन में घुस जाते हैं और अंदर से लॉक कर लेते हैं पुलिस स्टेशन को। जब पुलिस वाले बाहर ही निकल रहे होते हैं, ठीक है, तो प्रोटेस्ट वाले क्या करते हैं, आग लगाते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर ही। ठीक है, तो पूरे में आग लगाते हैं जिसमें बहुत सारे पुलिसमैन मर जाते हैं। ठीक है, तो 12 फरवरी 1920 को होता है, बरदौली का रेजोल्यूशन होता है कांग्रेस वर्किंग कमेटी का, जिसके अंदर गांधी जी डिसाइड करते हैं इस इंसिडेंट के बाद कि भैया मैं जो है ना विड्रॉल कर रहा हूँ एनसीएम को। ठीक है, दैट मीन्स कि स्टॉप कर रहा हूँ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। ठीक है, तो उसके बाद गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है, 6 साल की जेल सुनाई जाती है गांधी जी को। ठीक है, और जब ये मूवमेंट को स्टॉप कर लेते हैं गांधी जी, तो सुभाष चंद्र बोस बोलते हैं नेशनल क्लैमिटी करवा दी भैया गांधी जी ने। मुस्लिम बोलते हैं स्टेप इन द बैक, कि भैया तुमने तो छुरा भोग दिया हमारे पीठ पर। CR दास और मोतीलाल नेहरू क्रिटिसाइज करते हैं लीडरशिप को। ठीक है, ये तो वैसे भी खिलाफ थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के। ठीक है, तो ये क्रिटिसाइज करते हैं लीडरशिप को, कहते हैं ये देखो क्या कर लिया गांधी जी ने। ठीक है, मास प्रोटेस्ट करने चले थे, मास अभी तैयार ही नहीं है ना। तो होता क्या है भाई, 1922 में उसके बाद गया सेशन होता है गया के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर CR दास होते हैं प्रेसिडेंट गया सेशन के अंदर। ठीक है, तो CR दास ना रेजोल्यूशन पास करवाना चाहते थे काउंसिल एंट्री का, कि भाई हम जो है ना, हम आईएनसी के जो मेंबर्स हैं वो काउंसिल एंट्री करना चाहते हैं, काउंसिल के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। लेकिन जो क्या कहते हैं, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी होती है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं करती है। तो जो CR दास थे ये बनाते हैं खुद की पार्टी, खिलाफत स्वराज पार्टी। ठीक है, इनको हम प्रो चेंजर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इनको प्रो चेंजर्स बोलेंगे क्योंकि खिलाफत स्वराज पार्टी बनाते हैं। ये कहते हैं भैया तुम हमें काउंसिल एंट्री का मौका दे नहीं रहे, हम अलग पार्टी बनाएंगे और आईएनसी के अंडर ही रहेंगे, लेकिन हम काउंसिल एंट्री करेंगे। इसमें होते हैं मोतीलाल नेहरू, CR दास। मोतीलाल नेहरू कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू के पिता। विठल भाई पटेल कौन है, तो भाई हैं किसके, सरदार वल्लभ भाई पटेल के। ठीक है, और मदन मोहन मालवीय। और 9 चेंजेस में देखने को मिलेंगे आपको गांधी लाइन ऑफ कंसिस्टिंग वर्क के ऊपर। ठीक है, गांधी जी कह रहे हैं कि भैया पीपल को तैयार करो मास प्रोटेस्ट के लिए। ठीक है, पीपल को बताओ कि भैया पॉलिटिकल एजिटेशन क्या होता है, पीपल को बताओ कि नॉन वायलेंट तरीके से मूवमेंट कैसे होता है। तो उसके साथ गांधी जी के साथ है राजेंद्र प्रसाद जी, वल्लभ भाई पटेल और राजा गोपालाचारी। ठीक है, लेकिन होता क्या है भाई, गांधी जी देखते हैं भैया ये तो सूरत स्प्लिट ऐसा होने वाला है कुछ। ठीक है, सूरत स्प्लिट ऐसा होने वाला है कैसे कि यार प्रो चेंजर्स और ये नो चेंजर्स बन चुके हैं। ठीक है, ऐसे तो फैक्शन आ जाएगा बिटवीन, जैसे उस टाइम पे हुआ था एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में। तो गांधी जी कहते हैं कि भैया नहीं, ऐसा तो मैं होने दूंगा। तो 1923 का सेशन बैठता है दिल्ली सेशन। ठीक है, स्पेशल सेशन होता है दिल्ली के अंदर। इसके अंदर प्रेसिडेंट बनते हैं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और गांधी जी जो है ना CR दास को बोलते हैं भैया आपको एक अलग पार्टी बनानी है, बनाओ, लेकिन आईएनसी के अंडर में बनाओ। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ में मिलकर काम करोगे आप। ठीक है, तो और इनको जो राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल हैं, राजा गोपालाचारी हैं, इनको ये समझाते हैं कि भैया ठीक है, इनको काउंसिल एंट्री करने दो, इनको अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। ठीक है, दोनों ही तरीके से भैया हमारे आवाज़ भारी होने चाहिए। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट हिलनी चाहिए, बस हमारा काम ही यही है, सेल्फ गवर्नमेंट लेना। ठीक है, तो प्रोग्राम जो है स्टार्ट कर दिया जाता है, काउंसिल एंट्री का जो है स्टार्ट कर दिया जाता है, जो एक्सेप्ट कर लेती है आईएनसी जो है, ये प्रोग्राम है काउंसिल एंट्री का, एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद जब गांधी जी इंटरव्यून करते हैं, तो रिस्पॉन्सिविस्ट जो है इंडियन रिस्पॉन्सिविस्ट पार्टी में आते हैं मदन मोहन मालवीय, NC केलकर। ठीक है, और ध्यान रखना मदन मोहन मालवीय यहाँ पर जो इसके प्रोटेस्ट को
प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो वो है हिंदूज के, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन दोस्तों जो नॉन रिस्पॉन्सिबिलिस्ट हैं वो एग्जिट करते हैं काउंसिल को, जैसे मदन मोहन वो बोल रहा हूँ मेरे मोतीलाल नेहरू, ठीक है, क्योंकि वो सेकुलर लीडर हैं, ठीक है, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम ऐसा कुछ उनके जो इंटरेस्ट है प्रोटेक्ट करना नहीं चाहते, वो तो सेकुलर है, तो वो एग्जिट करते हैं काउंसिल को, ठीक है, इस वाले काउंसिल को। और CR दास जी के जो है यहाँ मृत्यु आती है 1925 के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो मुझे ये पढ़ाना था आपको, जो ओवरव्यू देना था, ठीक है, चैप्टर का। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको यहाँ माइंड मैप दे रखा है, ये कैसे कैसे क्या हुआ था, ठीक है, यहाँ मैंने आपको टाइमलाइन के अकॉर्डिंग माइंड मैप दे रखा है, यहाँ से आपको पढ़ना है। और ये आपको मैंने टाइप नोट्स दे रखे हैं, डिटेल में टाइप नोट्स हैं, ठीक है, स्वराज पार्टी कैसे बनी, ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कैसे चला, बीच बीच के कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है वो मैंने अपने मूवमेंट के डाल रखे हैं। तो दोस्तों ये पढ़ना है आपको, ठीक है। आप बोलोगे कि हाँ मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, लेकिन लेक्चर हो जाएगा थोड़ा सा और लॉन्ग और बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मेरा काम था आपको पूरे चैप्टर का ओवरव्यू देना, ठीक है, समझाना चीज़ों को, जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। अब ये चीज़ें जो फैक्चुअल चीज़ें हैं जो और ज़्यादा आपको पढ़ना है, वो आपको टाइप नोट्स में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, और ऐसे टाइप नोट्स दे रहा हूँ कि आप इजीली पढ़ लोगे, समझ लोगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं दे रहा कि आपको एक नई स्पेक्ट्रम पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है, कि भैया 600 पेज की पढ़ लो, ठीक है। और स्पेक्ट्रम के आपको कंटेंट देखा होगा आपने, यहाँ देखो कंटेंट बहुत कम है, छोटे छोटे पॉइंट में दे रखे चीज़ें, ठीक है। तो आपको यहाँ से पढ़ना है दोस्तों। आपको ऐसा लगता है कि हाँ मेरे को यहाँ चीज़ समझ में नहीं आई, आप खुद पढ़ा दो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो आप बोलोगे कि हाँ भाई इस स्लाइड वाले पेज पर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई, मैं पढ़ा दूंगा, वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर, ठीक है। तो मैं ज़्यादा लॉन्ग वीडियोज़ ना हो जाए, भाई 1 घंटे 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी, तो फ़ायदा क्या हुआ इन सीरीज़ कराने का, ठीक है। ये सीरीज़ आपके रिविज़न के लिए है, आपको याद कराने के लिए है, आपको समझाने के लिए है, ठीक है, और आपको रिलेवेंट चीज़ें देने के लिए है। देखो एग्ज़ाम में आपको बहुत कुछ पढ़ना होता है, बहुत कुछ, ठीक है, और सिलेबस बहुत लॉन्ग है। और इवन दोस्तों मैंने देखा बहुत सारे बच्चे तो मॉडर्न हिस्ट्री की 4-5 बुक खरीद लेते हैं, ठीक है, बिपिन चंद्रा, स्पेक्ट्रम, फिर इस कोचिंग के नोट्स, फिर खुद के नोट्स। भाई ऐसे नहीं होती प्रिपरेशन में आप कम पढ़ो लेकिन उसको बार बार रिवाइज करो, ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करो उसकी, तब वो चीज़ें काम आएंगे आपको, अदरवाइज नहीं आने वाली, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही, बाय।